नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे अटेम्प्ट का सेकंड रूल है इम्पॉसिबल रूल। दिस इज़ द लेक्चर ऑन इम्पॉसिबल रूल ऑफ अटेम्प्ट। इसमें जो केस लॉज़ के थ्रू हम डिस्कस करेंगे उसमें क्वीन वर्सेस कॉलिन्स का केस है, आर वर्सेस मैकफर्सन का केस है, आर वर्सेस रिंग, आर वर्सेस ऑसबॉर्न, आर वर्सेस स्पाइसर और एक अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इम्पॉसिबल थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जब इसकी मीनिंग हम देखें तो इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंगली यदि कोई एक्ट अपने आप में इतना इम्पॉसिबल है कि उससे कोई ऑफेंस कमिट हो ही नहीं सकता, तब वह व्यक्ति उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए अटेम्प्ट के लिए दोषी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक पर्सन की बंदूक में गोली नहीं भरी गई है और अपने वो दुश्मन पे फायरिंग कर रहा है, तो वो मरेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, तो वो दोषी नहीं होगा। और इसी तरह अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, आप अबॉर्शन कराने के लिए उसको आप प्रेग्नेंट अबॉर्शन की गोली देते हैं, तो भी तब वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है नहीं, तो वो दोषी नहीं होगी। ये जनरल मीनिंग है इम्पॉसिबल रूल की। लेकिन इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है थ्रू दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट बाय द कोर्ट, वो हम कंटिन्यू देखेंगे। इसमें जो प्रमुख जो क्वेश्चन है वो कैन अ पर्सन बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट व्हेन कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस इज इम्पॉसिबल। मेन क्वेश्चन इसका यही है। तो जो मॉडर्न लॉ है उसमें क्लियर कट कह दिया गया है कि वो गिल्टी होगा भले ही वो एक्ट इम्पॉसिबल है। बस क्या चीज़ें हैं कि उसका नेसेसरी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए और अपने वो एम को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए उसने कुछ एक्ट किए हों, प्रिपरेशन से बाहर आगे बढ़ करके उसने कुछ कार्य किया हो। तो इम्पॉसिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, वो है फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, यानी इम्पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू फैक्ट। व्यक्ति फैक्ट के बारे में नहीं जानता था। कहा गया है कि द ऑफेंस फेल्स बिकॉज द फिजिकल और फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस अननोन टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड जो है उस सर्कमस्टांसेस के बारे में भी नहीं जानता था, जो फिजिकल हो या फैक्चुअल हो। इस कारण वो ऑफेंस कमिट नहीं कर पाया। कहा गया है कि जैसे मान लो shooting into an empty bed, believing the victim is sleeping there, picking an empty pocket। तो जहाँ उसको एक भ्रम है इस बात का, वो जो है उसको फैक्ट का नॉलेज नहीं है कि बेड पर उसका जो एनिमी है या कोई व्यक्ति सोया है या नहीं सोया है, वो ये सोच रहा है कि सोया होगा और गोली चला दे रहा है, या एक खाली पॉकेट में वो पॉकेट पिकिंग करने के आशय से, पॉकेट मारने के आशय से हाथ डालता है, लेकिन वो जेब खाली होती है। तो इन दोनों मामले में उसका दोष क्या होगा, क्या वो गिल्टी होगा या नहीं होगा। तो ये जो इम्पॉसिबिलिटी है ये रिलेटेड टू फैक्ट है। जो दूसरी इम्पॉसिबिलिटी है वो है लीगल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कानून उस एक्ट को ऑफेंस नहीं मानता है। तो द इंटेंडेड एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस इन लॉ। लाइक दैट, एग्जाम्पल के थ्रू मान लो आप एक प्रॉपर्टी को ये समझ रहे हैं कि दिस इज द स्टोलन प्रॉपर्टी, और स्टोलन प्रॉपर्टी लेने के आशय से आप उसको परचेज करते हैं कि चुराई हुई संपत्ति है, कम पैसे में हमें मिल जाएगी, आप ले लेते हो। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इट इज़ नॉट लीगल स्टोलन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी वैलिड है, वो चुराई हुई संपत्ति नहीं है, तो आप दोषी नहीं होंगे। दूसरा क्या मैंने एग्जांपल लिया है, टेकिंग ओन अम्ब्रेला विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। एक शॉप पे आप जाते हैं अपने छाते के साथ, आपने छाता बंद किया, शॉपिंग करते हैं, वापस आप भूल जाते हैं कि आप छाता लाए थे या नहीं लाए थे। बारिश का मौसम होता है, आप वहीं अपना ही छाता देखते हैं, सोचते हैं किसी छाता और किसी का है, और उसे चुराने के आशय से आप उठा लेते हैं और घर चल देते हैं। तो ये लीगल इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें जो उस क्राइम के जो इंग्रेडिएंट हैं वो मैच ही नहीं हो रहा है। तो कोई भी प्रयास कर लो, इसमें अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके से मानी गई है। पहला क्या है, फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, और दूसरा है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। तो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी के मामले में ये एक्सक्यूज नहीं माना गया है और इसमें व्यक्ति हमेशा दोषी होगा, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। आपने अबॉर्शन कराने के लिए आपने गोली खिलाई है तो दोषी होगा। पॉकेट में सामान हो या ना हो, आपने जेब काटने के मारने के हिसाब से आपने हाथ डाल दिया है तो आप दोषी होंगे। लेकिन जहाँ लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, क्राइम के जो है पूरे इंग्रेडिएंट मैच ही नहीं हो पा रहे हैं, तब आप दोषी नहीं होंगे, भले ही आपका क्रिमिनल इंटेंशन क्यों ना हो। अब हम आते हैं केस पर। क्वीन वर्सेस कॉलिन्स का केस है। इसमें कहा गया कि द एक्यूज्ड एंटर्ड अ हाउस थ्रू अ विंडो इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट। एक घर में चोरी करने के आशय से वो एक विंडो के रास्ते से गया। ही बिलीव द हाउस बिलोंग टू अनदर पर्सन। रात का अंधेरा था, उसने सोचा कि ये घर किसी और का है, बट वो घर किसका था, हिज ओन मदर्स हाउस।
वेयर ही हैड अ राइट टू एंटर, उसके पास एंटर करने के राइट हैं। तो जिस घर में आपके पास एंटर करने के राइट हैं, उसमें चाहे आप गेट से चाहो, चाहे उसमें विंडो के थ्रू एंटर करो, चाहे किसी थ्रू एंटर करो, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए उसको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थेफ्ट का इंग्रेडिएंट हो ही नहीं रहा है। तो उस अगर वो घर किसी और पर्सन का होता, आप विंडो के थ्रू एंटर करते, तो हाउस ब्रेकिंग माना जाता। यानी किसी घर में उस तरीके से आप जाना चाह रहे हो जिस तरीके से उस घर के ओनर का आशय नहीं हो एंटर करने का, तब वो हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। तो लेकिन बट आपका अपना ही घर है, तो अपने घर में चाहे जैसे जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिस इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ लीगल इम्पॉसिबिलिटी सिंस द लीगल इंग्रेडिएंट ऑफ द हाउस ब्रेकिंग वर एब्सेंट, दैट्स द अटेम्प्ट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसलिए अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारा है, आर वर्सेस मैकफर्सन। द एक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस अंडर सर्कमस्टांसेस वेयर कंप्लीशन वाज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फैक्चुअल कंडीशन। एक ऐसे कंडीशन में आप एक ऑफेंस करना जा रहे हैं जिसमें कि जो है किसी भी कारण से, किसी भी फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी के कारण वो ऑफेंस कभी हो ही नहीं सकता। तो कोर्ट ने कहा कि वेदर इम्पॉसिबिलिटी प्रिवेंट लाइबिलिटी फॉर अटेम्प्ट। यहाँ पे कोर्ट ने जो है, क्योंकि फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी थी, सॉरी फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी थी, तो कोर्ट ने कहा, या जो क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या ऐसे कंडीशन में इम्पॉसिबिलिटी जो है व्यक्ति को अटेम्प्ट की लाइबिलिटी से बचा सकता है, एक्सक्यूज कर सकता है। बट कोर्ट ने यहाँ पे नकार दिया। कोर्ट ने कहा द केस कॉन्ट्रीब्यूटेड, इसका जो इंपॉर्टेंस है, तो केस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल दैट फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट नेसेसरली एक्सक्यूज क्रिमिनल अटेम्प्ट। तो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज इन द क्रिमिनल मैटर फॉर कमिटिंग ऑफ अटेम्प्ट इन ऑफ एनी क्राइम। नेक्स्ट है आर वर्सेस रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस रिंग के आधार पे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 511 का जो इलेस्ट्रेशन था वो इसी केस पर बेस्ड है, और अभी जो सेक्शन 62 बना है वो भी बीएनएस का, वो भी इसी पे आधारित है। इसमें क्या कहा गया, द एक्यूज्ड पुट हिज हैंड इनटू द अनदर पर्सन्स पॉकेट इंटेंडिंग टू स्टील बट द पॉकेट वाज एम्प्टी। तो जहां किसी की पॉकेट मारने के आशय से उसके जेब में हाथ डालते हैं, उसके पॉकेट में हाथ डालते हैं, बट पॉकेट खाली था, तो इम्पॉसिबिलिटी तो हो गई, लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है। आपको नॉलेज नहीं था कि पॉकेट में पैसे है या नहीं है, तो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी में आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आप अटेम्प्ट के लिए दोषी माने जाएंगे। कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया, कहा द कोर्ट हेल्ड दैट द फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी इज नो डिफेंस एंड द एक्यूज्ड हैड द इंटेंशन टू स्टील एंड हैड परफॉर्म एक्ट इमीडिएटली कनेक्टेड विद द थेफ्ट एंड सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू अटेम्प्ट टू द कमिट स्टील। इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है आर वर्सेस ऑसबॉर्न, 1920 का केस है, ये भी फॉरेन का केस है। इसमें क्या है, फैक्ट क्या है, द एक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू हैव अनलॉफुल सेक्सुअल रिलेशन विद अ वीमेन whom believed to be asleep but she was not in the expected condition। बहुत ही गलत तरीके से इसमें प्ली लिया गया था, जो काफ़ी हास्यास्पद था। क्या कहा गया इसमें कि उसने ये विश्वास किया कि वो लेडी सो रही है, इसलिए मैंने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। अगर मैं ये जानता कि वो जाग रही है तो मैं कभी रेप करता ही नहीं, क्योंकि वो रेप पॉसिबल हो ही नहीं पाता, वो डिफेंस करती और मैं नहीं कर पाता। तो ये जो है इम्पॉसिबिलिटी थी, वो जाग रही थी, तो मैं नहीं कर पाता। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, द कोर्ट अपहेल्ड लाइबिलिटी फॉर अटेम्प्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इस तरह के जो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में लोग प्ली लेते हैं, वो जो है एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी को हमेशा कोर्ट इग्नोर करती है, और वो कहती है कि इस तरह का प्ली क्रिमिनल लॉ में अटेम्प्ट के मामले में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आर वर्सेस स्पाइसर का मैटर है, इसमें कहा गया कि एक एक्यूज था जो अबॉर्शन करने का प्रयास उसने किया, किस परिस्थितियों में, जहाँ पर कि वीमेन वास्तव में प्रेग्नेंट थी ही नहीं, लेकिन उसको वो अबॉर्शन करना चाह रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। कोर्ट ने उसके रिस्पॉन्सिबल ठहराया, क्योंकि जो इम्पॉसिबिलिटी थी वो फैक्ट को लेकर के थी, न कि लॉ को लेकर के। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी को यहाँ पर भी अप्लाई करने का प्रयास किया गया अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, और कहीं न कहीं से ये प्रॉक्सिमिटी रूल्स के पास भी ये मैटर आता है, लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी पर भी ये हम उसको ला सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या था कि बिहार का एक जो रूल बना हुआ था कि प्राइवेट बीएड का कोर्स केवल वही कर सकता है जो कहीं पढ़ा रहा हो, टीचिंग कर रहा हो, और अपने साथ वो बीएसए का सर्टिफिकेट लगा कर ले आएगा, तभी वो प्राइवेट कोई कोर्स कर सकता है। इसमें अभयानंद जी ने क्या किया
कि इन्होंने एक सर्टिफ़िकेट दिया कि वो एक स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से जो है बीएसए से वो एक रिकमेंडेशन लेटर भी लेकर के आए और प्राइवेट कोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। इनका एडमिशन हो गया। बट अभी इन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था, तभी क्रॉस चेक में ये चेक हो गया कि इनका जो टीचर नहीं हैं और जो बीएसए का सर्टिफ़िकेट था, वो भी फर्जी था। दोनों में ही पकड़े गए। हालाँकि इन्होंने अभी जो है एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था। तो इन्होंने प्ली लिया कि अभी मैंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, तो इसलिए ये अटेम्प्ट नहीं है, ये प्रिपरेशन है और ये इम्पॉसिबल है कि बिना एग्ज़ाम फॉर्म भरे जो है कोई एग्ज़ाम दे पाएँ। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने इन्हें जो है अटेम्प्ट के लिए जो है दोषी माना, अटेम्प्ट टू चीट के लिए और कहा कि द कोर्ट हेल्ड दैट एक्यूज्ड हैड डन एवरीथिंग नेसेसरी टू हिज पार्ट टू डिसीव द अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ के साथ छल करने के लिए इन्होंने सब प्रयास कर लिए थे, सब काम कर लिए थे, बस अब एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना था। बाकी तो इन्होंने बहुत आगे बढ़ चुके थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके थे, इनका प्राइवेट में एडमिशन भी हो गया था। तो the fact that the deception was not successful did not prevent liability। तो आपका छल जो है सफल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लायबिलिटी से जो है डिस्चार्ज हो गए। आप जो है अटेम्प्ट टू कमिट चीट के लिए आप दोषी माने जाएँगे। इसके बाद इन्हीं सब केस की जो समरी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, क्वीन वर्सेस कॉलिन्स, आर वर्सेस मैकफर्सन, आर वर्सेस रिंग, आर वर्सेस ऑसबॉर्न, आर वर्सेस स्पाइसर एंड अभयानंद मिश्रा का मैटर जो है। इसको अगर हम बीएनएस में देखें इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी को, तो हमारे बीएनएस में हालाँकि ऐसा कोई स्पष्ट टर्म्स तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 62 जो है वो इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। इसमें वही चीज़ें हैं कि क्रिमिनल इंटेंशन व्यक्ति के पास है और एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हो गया है, वो कार्य की तरफ बढ़ गया है, तब वो दोषी माना जाएगा। कुछ हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिया है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी का। ए जो है एक गन से हमला करता है, बी के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन वो गन अनलोडेड थी, फिर भी वो अटेम्प्ट माना जाएगा। भले ही वो ट्रिगर दबा रहा है, बट गोली चूँकि उसमें नहीं थी, अनलोड था, तो फिर भी वो दोषी माना जाएगा, क्योंकि ए को नहीं पता था कि वो लोडेड है या अनलोडेड है। उसे तो विश्वास था कि वो लोडेड है। तो फैक्ट के बारे में इम्पॉसिबिलिटी थी, उसे नॉलेज नहीं था, इसलिए इम्पॉसिबिलिटी थी, तो अभी वो अटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि जहाँ पॉइज़न जो है दे रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसे मारने के आशय से, लेकिन उसके बाद भी वो बी जो है जी जाता है, या तो पॉइज़न की मात्रा कम होती है जो कि सफिशिएंट नहीं है डेथ कॉज़ करने के लिए और उसे जो है मेडिकल उपचार मिल गया तो जी गया, तब भी उसे अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए दोषी माना जाएगा। तो इस तरह जब तक आपका जो एक्ट है उसमें यदि उस ऑफ़ेंस को कमिट करने के जितने भी एसेंशियल इंग्रीडिएंट हैं, यदि वो मैच कर जा रहा है, तो वो भले ही फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी हो, आप दोषी माने जाएँगे। लेकिन यदि क्राइम के आवश्यक तत्व आपके एक्ट में मैच नहीं कर पा रहे हैं, तब आप दोषी नहीं होंगे, भले ही वो एक्ट आप एग्ज़ीक्यूट करें या न करें। तो अपने घर में व्यक्ति घुस गया, चोरी किए जा रहा है, तो जो है दोषी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जो है सामान वो अपने कब्ज़े से लेकर के पुनः अपने कब्ज़े में ही लेगा। चोरी का जो आवश्यक तत्व है कि सामान को दूसरे के पजेशन से लेना है। यहाँ पर व्यक्ति अपने घर में चोरी कर रहा है, तो ऑलरेडी सामान उसी के पजेशन में है, इसलिए वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पर एक व्यक्ति अपना ही छाता दूसरे का छाता समझ करके ले जा रहा है चोरी करने के आशय से, तो वो छाता पहले से ही उसी के पोजीशन में था और बाद में जब ले गया तो अपने पोजीशन में तुरंत ले आया, अपनी पोजीशन में ले आया है, तो इसलिए पोजीशन कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो चोरी का ऑफ़ेंस कभी नहीं होगा। तो आज इतना ही इस मैटर में। आगे जो अटेम्प्ट के थर्ड रूल्स हैं, ऑब्जेक्ट थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।